हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं जो आप लोगों का टेस्ट 1 हुआ था पीटीएस का, जो आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है फॉर योर सीडीएस एग्जाम। तो जो पॉलिटी का टेस्ट है टेस्ट 1, उसका हम डिटेल वीडियो सोल्यूशन करने वाले हैं, बिकॉज सोल्यूशन तो आपका अवेलेबल हो ही जाता है एप्लीकेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया है ये टेस्ट, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो लोग नहीं है टेस्ट सीरीज़ में, तो यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि आपने 50 में कितना स्कोर किया। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो हमें पता है कि जो डीपीएसपी है कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ये हम करते हैं। एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइडेड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिवीजन नहीं है। और ये डिवीजन किस तरह से है, एक तो लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, दूसरा है सोशलिस्टिक डीपीएसपी, एंड तीसरा है हमारा गांधीयन डीपीएसपी। अगेन रिपीट, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबरलिज्म के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ध्यान देखो, अब है क्या ना इस चक्कर में कि भाई लिबरलिज्म में क्या, अच्छा हाँ एजुकेशन तो मैंने लिबरलिज्म में पढ़ा था, और हाँ सही है भाई ये भी तो पढ़ लो, वो डीपीएसपी भी है कि नहीं है। वो पूछ रहा है कि इनमें से लिबरलिज्म वाली डीपीएसपी कौन सी है। इसका मतलब पहले ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर लेंगे कि ये डीपीएसपी ही होंगी, क्योंकि आप देखिए कि 6 से 14 के बीच का जो एजुकेशन है ये आपकी डीपीएसपी नहीं, ये पहले डीपीएसपी होता था, बट आफ्टर 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2002 में हुआ था, उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 21A में इंसर्ट किया जा चुका है। और जो आर्टिकल नंबर 45 है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके किया जा चुका है क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर हो चुका है आफ्टर दिस 86th अमेंडमेंट। क्लियर है। तो ये जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। गलत किस लिए है, बिकॉज ये डीपीएसपी ही नहीं है। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 50 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 है, वो ये नहीं है। वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की बात करता है, ना कि लेजिस्लेचर को। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी उड़ गया, पहला भी उड़ गया, दूसरा भी उड़ गया, बच गया ऑप्शन नंबर 3, एनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 51 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 18 प्लेसेस एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन टाइटल्स। आर्टिकल 18 हैज प्रोहिबिटरी प्रोविजंस फॉर बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अब आर्टिकल 18 में हम पढ़ते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन हर तरह के टाइटल्स अबॉलिश नहीं है। मिलिट्री और जो अकेडमिक टाइटल्स हैं, मिलिट्री एंड अकेडमिक, टैलेंट को ऑनर करने के लिए वो एक्सेप्शन के तौर पे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, नाम के आगे लोग लगाते हैं ना, तो काइंड ऑफ टाइटल ही है। तो वो उनकी एक तरह से स्किल या फिर उन्होंने जो हार्डवर्क किया है उसको ऑनर करते हुए दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 18 हैज़ प्रोहिबिटरी प्रोविजंस ऑफ बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। एब्सोल्युटली, अगर कोई फॉरेनर भी है, अगर इंडिया में रह रहा है, तो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जैसे कोई इंडियन सिटीजन भी है, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो आंसर है वुड बी ऑप्शन नंबर 2 ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी कानून यानी कोई भी लॉ अगर इस तरह से बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नाउ अब इसमें कौन कौन से लॉज आते हैं, बीट परमानेंट लॉज, बीट और टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस हो गया, वो चाहे बाई लॉ हो, ये सारे तरह के लॉ कवर्ड होते हैं। अब बात ये आती है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कवर्ड होते हैं। इनिशियली द आंसर वाज नो। 24th अमेंडमेंट से बोला गया था कि नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, जो एक तरह से इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। कमेंट में आप बताएंगे जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। लेकिन द फेमस KBC दैट इज केशव नंदा भारती केस जो हुआ था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है आपका, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
इट क्रिएट स्कोप फॉर रिव्यूइंग बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जिस्टिंग लॉज। ये सारे तरह के लॉज कवर्ड हैं, जैसे हमने बताया, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्प्रेरी हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या फिर बाई लॉ हो, सारे तरह के। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन ओनली। Moving on towards the next question, and that is fourth. Which of the following is or are the significance of the fundamental duties under the Part 4A of the Constitution? They serve as warning against anti-social and anti-national activities. Yes, kind of warning है, जैसे कि पहले डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो क्या बोलता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर नहीं करोगे तो एक काइंड ऑफ एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। अब ये वार्निंग के तौर पे कैसे हैं कि भाई अगर हम यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो इस चीज़ पे लॉ बना सकती है और बनाया भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो नेशनल प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, अब ये जो प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971 का, इसमें प्रोविज़न है कि अगर आपने नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करी, एंथम की, तो आपको इतनी इतनी सज़ा है। तो दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इटसेल्फ आर नॉट जस्टिसिएबल इन दी कोर्ट, बट दे कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू अ लॉ। पार्लियामेंट इनको एनफोर्स कर सकता है लॉ के थ्रू कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है कि ये करो। ठीक है, अब अपने आप में वो नहीं है कि भाई फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस चीज़ पर लॉ बना सकती है, जैसे कि कई सारे लॉ बने, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972 का, तो वो भी तो वही है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज जो ई है उसमें ये तो बात है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सॉरी जी नॉट ई, जी, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ये सारी चीज़ें। तो अब उसी चीज़ को लेके आप बोल सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 का। ठीक है, तो इसको लेके एक जस्टिस वर्मा कमेटी भी बैठी थी। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी का यही काम था कि उसने यही बोला था कि एक तो बच्चों को स्कूल में सिखाओ फंडामेंटल ड्यूटी, प्लस कौन कौन से एक्ट हैं। तो उसने बताया था कि नेशनल ऑनर्स एक्ट है, आरपीए है, ये आपका यूएपीए हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो अब यूएपीए में क्या है कि कोई ऐसे इस तरह के सिडिशियस एक्टिविटी अगर करते पाया गया तो वो धर लिया जाएगा। अब अगर आप देखें तो आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज सी क्या बात करता है, टू प्रोटेक्ट, यहाँ पे आई थिंक होगा नहीं है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप सॉवरेंटी के लिए खतरा होंगे तो आपको धर लिया जाएगा, तो वो यूएपीए ऑफ 1967। तो जस्टिस वर्मा कमेटी उसी लिए बैठी थी। खैर दे सर, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। यस भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो किसी से भी डिराइव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, बीट प्रियम्बल, बीट डीपीएसपी, बीट फंडामेंटल ड्यूटी। दे प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन बाय द स्टेट। नो, ये जो डेफिनेशन है ना, ये फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में ट्रू है कि ये हमारी लिबर्टीज़ को, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अब इसने हमारी क्या, कौन सी इसमें क्या लिबर्टी थोड़े ना दे रखा है, आज़ादी के बारे में थोड़ी ना कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। तुम्हारे लिए ड्यूटी दी गई हैं, तुम्हारे लिए ड्यूटी दी गई है, तुम्हारे कुछ राइट्स नहीं दिए गए यहाँ पे, तुम्हें कुछ लिबर्टी या फ्रीडम नहीं दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, 2 ओनली। ऑलराइट, अगला है, दैट इज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डीपीएसपी लीगली नॉन एन्फोर्सिएबल। ठीक है, तो लीगली नॉन एन्फोर्सिएबल बनाने का रीज़न क्या था? क्योंकि इंडिया के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री। द आंसर इज दोनों। क्यों? क्योंकि जो डीपीएसपी हैं ये नॉन एन्फोर्सिएबल इसीलिए हैं क्योंकि इनको हम नॉन एन्फोर्सिएबल राइट्स या फिर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स यानी कि ये हैं तो राइट्स ही, जैसे फंडामेंटल राइट्स भी अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल हैं किसी एक पर्सन के लिए। लेकिन डीपीएसपी में बहुत वास्ट राइट्स दिए हुए, बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, यानी राइट टू वर्क दिया हुआ है ना, राइट टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस दिया हुआ है, तो बहुत सारे इसमें राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ही पता था कि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, अभी हमें ब्रिटिशर्स ने इतने टाइम तक लूटा है कायदे से, तो इतना सब कुछ तो स्टेट नहीं प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि ये स्टेट को काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई ये चीज़ें आपको लोगों के लिए करनी है, ये अधिकार आप लोगों को देने हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज होते जाएँ तो ये चीज़ें करते जाइए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 45 में क्या लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब वहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम चलाता है, हमारी सरकार जो चलाती है, तो वो उसी को तो एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर बोला गया ना, 0 to 6 ईयर्स के लिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसी के थ्रू तो है। तो नॉन जस्टिसिएबल इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ वेरी वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, बिल्कुल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1 and 2। एंड यू शुड ऑल्सो नो हियर दैट डीपीएसपी सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक लोक हितकारी राज्य बनाने की ये मतलब एक इच्छा रखते हैं। और डीपीएसपी जो है ये सोशल
और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी की अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द कराची रेजोल्यूशन, एंड वो तो पार्ट और आयरलैंड से लिए ये सारी चीज़ें बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि आज तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं जो डीपीएसपी में किए गए हैं। हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टिल डेट इन द डीपीएसपी। Now, which of the following provisions of the Constitution of India have a direct bearing on the education? तो direct bearing education में DPSP आर्टिकल 45, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर हम बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 21A। प्रियम्बल में एजुकेशन कुछ नहीं है, इसमें है आपका क्या है, अगर आप रिकॉल करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A सब क्लॉज के है ना, ये लास्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी जिसको कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। बाकी जितनी हमारी डीपीएसपी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। वो आपको पता है सरदार सोरेन सिंह कमेटी थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज उसके रिकमेंडेशंस पे प्लस 2 गवर्नमेंट ने अपने आप से ऐड करी थी, टोटल 10 इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 51A। बाद में इसको भी जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट से। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स? दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। यस, जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द फाइनल गारंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो। तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, दैट इज़ जो हमारा रिट है ना, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला राइट मिल रखा है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया गया है। और यानी इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड नॉट नेसेसरली बाई द वे ऑफ अपील, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफआर ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर मान लो कि मिलिट्री रूल लग गया है जो कि नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो भी फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, तो दूसरा गलत होगा। तो यहाँ पर या तो पहला तो सही है, अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। दे कैन बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट बोथ थ्रू द ऑर्डिनरी एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनको कर्टेल करने के लिए ऑर्डिनरी एक्ट नहीं काम कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और वो भी किस तरह का अमेंडमेंट करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 1 ओनली। Moving on towards the next question, and that is question number 8. Which of the following committees or commissions is or are related to the fundamental duties? तो अभी हमने देखा जस्टिस वर्मा कमेटी रिलेटेड है, उसने बताया कि कौन कौन से ऐसे हमारे लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिनका यूज़ करके लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करने पे मजबूर किया जा सकता है। सरदार सोरेन सिंह कमेटी, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे तो एक्चुअल में ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। सरकारिया कमीशन का या ऐसा जिसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सरकारिया कमीशन वॉज मेड फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। इसको सेंटर स्टेट रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। क्लियर इतनी चीज़? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दे सर्व एज फॉर्मिडेबल bulwark of individual liberty. They strengthen the secular fabric of the Indian state. They facilitate the participation of people in the political processes and they embody the concept of a welfare state. चौथे को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात तो डीपीएसपी करता है, अभी देख के आए। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, बस, ठीक है। यानी 1 और 2 अगर देखें तो अपने आप सही हो गए। थर्ड को चेक कर लेते हैं। दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। यस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दे स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक, ठीक है, बिकॉज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप अगर देखें रिलीजियस राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी दिया गया आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, है ना। दे सर्व एज फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आप यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 को रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। With respect to the right to constitutional remedies, consider the following statements. Parliament can empower any other court to issue directions, order, writs of all kinds. Yes, अभी रिट इशू करने का पावर सिर्फ 2 कोर्ट्स के पास है, एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। और यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं इनके जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नैरो है, रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू एनफोर्स द लीगल राइट्स ऑल्सो।
लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी हाई कोर्ट रिट को इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट का उसके पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ तक एसोसिएटेड है, या फिर अगर कोई दूसरे स्टेट से वो मसला जुड़ा हुआ है तभी वो दूसरे स्टेट में जा सकता है उसका जुरिसडिक्शन, ठीक है। और किसी और कोर्ट को अगर रिट इशू करनी है तो पावर पार्लियामेंट दे सकता है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांस एज इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ठीक है, ये बेसिक फीचर नहीं है और इसको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस पे, जिसको हम बोलते हैं राइट टू मूव द कोर्ट, है ना। आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पर जो रोल में आ जाते हैं आर्टिकल 358 और 359। तो ये करते क्या हैं, ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट उनको रिस्ट्रिक्ट करता है और ये बाकी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट डजंट मीन कि आपके फंडामेंटल राइट एज पर से यहाँ पे अगर बात करें तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 359 के तहत, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला ही आपका सस्पेंड हो गया। आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। तो आर्टिकल 46 जो है वो किसके इंटरेस्ट की, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज, चिल्ड्रन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीकर सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है एंड मोर स्पेसिफिकली अबाउट एससीज एंड एसटीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 12th। यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है ये कहाँ पर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में, प्रीएम्बल में। तो अगर हम प्रीएम्बल में तो देखें तो लिखा हुआ है ना कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रेटर्निटी के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये तो होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी अगर आप आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज सी देखें तो यही लिखा हुआ है ना, टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। लेकिन डीपीएसपी में सच कहीं नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2, 2 एंड 3 ओनली आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 बिसाइड्स द इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन के अलावा और किसके पास यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी है, फॉरेनर्स के पास। देखो है क्या कि आपको ऐसे याद करना है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये वो फंडामेंटल राइट हैं जो ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको अवेलेबल हैं, सिटीजन्स के अलावा, यानी कि इंडियन सिटीजन्स के अलावा फॉरेनर्स को भी। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मिला हुआ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1, 2 एंड 3। अगला है 14th एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज और आर इम्प्लिसिट अंडर द सेड आर्टिकल। इनमें से कौन सा इम्प्लिसिट है, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन उसी में अंदर निहित है वो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक्चुअल में सब सारी चीज़ें ही इसके अंदर जो है निहित हैं या फिर इम्प्लिसिट हैं। आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4। और लेकिन आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, यानी कि उचित प्रतिबंध। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वालिफाइड इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। यानी कि ऐसा नहीं कि इनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स सिर्फ वहीं तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे के राइट्स हर्ट नहीं होते हैं। अब आप कोई भी स्पीच तो दे सकते हैं, क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफेम नहीं कर सकते हैं, सॉवरेनिटी यूनिटी जो नेशन की है, वो सारे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 के तहत, है ना। एंड वो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी थी उस मतलब जो ऊपर की फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इमरजेंसी और मार्शल लॉ, तो वो ये चीज़ बताती है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट, ठीक है, कि मतलब उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट आर एंश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनवायरमेंट मतलब एक तरह से फॉरेस्ट और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के किस में प्रोविजंस दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट में तो नहीं दिया हुआ है। इसमें तो हमारे अधिकार दिए हुए हैं, ड्यूटी एस कुछ नहीं दी हुई है। इसमें तो है आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज G, और डीपीएसपी में भी है। अगर हम देखें आर्टिकल 48A एक्चुअल में इसको ऐड किया गया था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैंने आपसे पीछे पूछा भी था कि कितने अमेंडमेंट हुए हैं आज तक डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी में हुए हैं, एक तो 44th अमेंडमेंट हुआ है,
ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट से 4 DPSP ऐड करी गई हैं। 44 से वो आर्टिकल 38 में एक चीज़ ऐड करी गई है, दैट इज़ टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया और 97th अमेंडमेंट से आर्टिकल 47B में ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो 4 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक DPSP में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 2 and 3 ओनली। अगला है एंड दैट इज क्वेश्चन 16। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। जब भी इस तरह का आ जाए कि ये चीज़ डिफाइंड है, ये चीज़ मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाई वो चीज़ मेंशनड है डिफाइंड नहीं होगी, तभी चांसेस हैं कि वो पूछ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए इस चीज़ को लेकर। आर्टिकल 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट। ठीक है, तो रिलीजियस और ट्रस्ट एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से एड तो नहीं मिल रही है, सिर्फ एडमिनिस्टर ही तो हो रहा है। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ओनली टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, दैट इज 2 ओनली। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेनर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉरेनर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी कौन से फंडामेंटल राइट में, तो वही सिंपल आप लगाओ कि 15, 16, 19, 29, 30 ये बेचारे फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ फंडामेंटल राइट नोट कर लेना कि किस फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। जैसे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये जो सब लिखा हुआ है ये कौन सा है आपका, तो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 बात करता है। राइट टू लाइफ 21, कल्चरल और एजुकेशनल राइट आपके 29 और 30 होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। तो इसमें लिखा हुआ फॉरेनर्स को कौन सा नहीं मिला हुआ, तो ये नहीं मिला होगा। 15 है, 19 है, ठीक है, 29, 30 है, राइट टू लाइफ मिला हुआ है। तो 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस आपको 15, 16, 19, 29, 30 का पहाड़ा याद रखना है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज और वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1976 के ये अमेंडमेंट से कौन से ऐड हुए थे, तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, ISS करके याद कर लो, सिस करके याद कर लो, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्योंकि 2 यहाँ पर एस हैं, लेकिन इसमें से सॉवरेनिटी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। सॉवरेनिटी वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले से मूलताई संविधान का हिस्सा था। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के बारे में स्टेटमेंट है, तो द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। येस, वी गॉट द प्रीएम्बल बिफोर द GTA 6 तो प्रीएम्बल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल को बाद में इनैक्ट किया गया था, आफ्टर, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। नो डाउट इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने नेहरू जी ने रखा था। कब रखा था, तो 13 दिसंबर को उन्होंने रखा था। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। और ये हम बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रीएम्बल बना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही बाद में प्रीएम्बल बना, लेकिन बाद में बना, प्रीएम्बल पहले नहीं बनाई है। ठीक है, और ये कोई पहले प्रीएम्बल नहीं थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। प्रीएम्बल तो एट दी एंड ही बना था। आप खुद ही सोचिए कि आपने किताब लिख दी, समरी क्या किताब की, आप किताब बनने से पहले लिख देंगे क्या, समरी तो बाद में लिखेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो और प्रीएम्बल हमारा समरी है, उसको हम ID कार्ड बोलते हैं। किसने ID कार्ड बोला था, NA पालखी वाले ने। किसने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था, KM मुंशी जी ने बोला था, जो कि हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा, करेक्ट पूछा, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्या आपसे पूछा गया है। अगला है अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज इन अ ट्रिनिटी बेस्ट डिफाइंस विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो किस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 3। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरीवन हैज राइट टू वोट, टू पार्टिसिपेट इन दी पॉलिटिकल एरिना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जहाँ पर लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, पीपल जो हैं वो डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि पीपल डायरेक्टली। अब इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे इतना ज़्यादा
पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कंट्रीज़ में पॉपुलेशन उतनी नहीं है और डेवलप्ड नेशन है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। एंड इकनॉमिक है कि भाई काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि हर किसी को राइट है कि भाई वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, और इकोनॉमिक मेनली अरीना में लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among the member of the society, to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society, to specify who has the power to make decisions in a society, and to set some limits on what a government can impose on its citizens. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, येस। टू एनेबल, ये भी होगा आपका। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, येस। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4। 22 की अगर बात करें, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट के तौर से मेंशन्ड है? द आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पे मेंशन्ड है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और इस यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब अम्बेडकर जी ने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि ये जो मतलब इंडिया का जो फेडरेशन है दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स या फिर फेडरेटिंग यूनिट, कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो लोग आके मिल के उन्होंने बनाया है ये पूरा इंडिया, ठीक है, जैसे कि यूएसए में है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, यानी कि कोई किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से सिसीड कर सकता है, वो हट सकता है। पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़, बस ये है कि अगर कुछ भी इस तरह का, ठीक है, ओके ठीक है, इसमें तो एडमिट न्यू स्टेट है तो ये तो गलत होगा आपका, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ दी एक्सक्लूसिव पावर फॉर चेंजिंग। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आर्टिकल नंबर 3 होता है, ठीक है, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में दिया हुआ है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट, ये तो आर्टिकल नंबर 2 है जिसमें कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 3 जिसमें स्टेट का नेम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री ऑल्टर कर रहे हैं, एरिया डिमिनिश कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का जब बिल लाएगा पार्लियामेंट तो उससे पहले वो मतलब प्रेसिडेंट से काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन लेगा उस तरह के बिल में, ठीक है, इसमें नहीं। पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट, येस। पार्लियामेंट ही तो चेंज कर सकता है, स्टेट के पास थोड़ी ना पावर है कि वो चेंज कर सकता है। स्टेट तो बस बोल सकता है, लेकिन चेंज करने का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट, ये भी गलत है, बिकॉज एरिया ऑफ बाउंड्रीज ऑल्टर करना है नहीं आर्टिकल नंबर 3, और हमें पता है कि आर्टिकल नंबर जो 4 है वो यही बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करेंगे दे शैल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट में आप बताएंगे आर्टिकल 368 में कितने टाइप के अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ती है, 24th अमेंडमेंट ने बोला था, ठीक है। एंड इसके लिए कोई इस तरह के बिल को लाने के लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की दोनों में से किसी हाउस में लाया जा सकता है। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस ध्यान में ये भी रखना है कि ठीक है कि अगर हम अपनी इंडिया की टेरिटरी किसी के दूसरे देश को सीड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, किस केस में, आप बताएंगे कमेंट में। बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कब से शुरू हुआ इंडिया में? तो ये हुआ 1853, 58, 1919 या फिर 1935। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बिकॉज इसी ने ही सबसे पहले जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग किया था। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब उसको एग्जीक्यूट करना उस लॉ को, है ना। बिकॉज जैसे आज भी हम देखते हैं कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड दी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी उसको रिव्यू करता है उस लॉ को। 1853 ने और क्या किया था? इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था। 1858 के बारे में तो क्या ही कहने, इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, है ना। एंड इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था, भगा दिया था। डायरेक्ट क्राउन रूल को स्टैब्लिश कर दिया था। उस समय क्वीन विक्टोरिया था जिनका रूल यहाँ पर डायरेक्टली स्टैब्लिश हो गया था। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया गया था और उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी। और गवर्नर जनरल को बना दिया गया था वॉइस रॉय। पहला वॉइस रॉय कौन बना था? कैनिंग बना था।
एक पील कमीशन बैठा था, उसके रिकमेंडेशन पे इंडियन आर्मी में इंडियंस की जो संख्या है उसको कम कर दिया गया था, है ना। और क्या किया गया था, जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था, इसको भी ख़त्म करने का काम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने किया। 1919 की अगर चर्चा करें तो 1919 का जो था, इसने सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करने का काम किया, और डायरकी लाया प्रोविंसेस पे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया सेंटर में, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया कहाँ, सेंटर में। और इसने क्या किया, इसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा है उसको आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया, जो 1909 का जो एक्ट था मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो उसने मुस्लिम्स को दिया था, और इसने बाकी एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस इन सबको भी एक्सटेंड किया, ठीक है। तो डायरकी ध्यान रखिएगा, डायरकी प्रोविंसेस में लाया गया था, और इसका उल्टा किया गया था 1935 का जो एक्ट था उसमें, यानी प्रोविंसेस से डायरकी हटा के प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी और सेंटर में डायरकी ले आए। अब डायरकी का मतलब क्या होता है, डुअल कंट्रोल, ठीक है, डुअल रूल, द्वैत शासन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, है ना। ट्रांसफर्ड में अनइम्पॉर्टेंट, रिजर्व्ड में थोड़ा इंपॉर्टेंट डाले गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ कि पुलिस है, ठीक है, वो आपका रिजर्व में आएगा, ठीक है, लेकिन हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो आपका ट्रांसफर्ड में आएंगे। अब रिजर्व के लिए क्या था, जो गवर्नर जनरल था वो उसको एडमिनिस्टर करेगा थ्रू इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जो काउंसिलर्स थे, लेकिन उसके लिए वो आंसरेबल नहीं थे। ट्रांसफरेबल के लिए वो आंसरेबल थे, जो गवर्नर ही एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत उसको एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बल्कीनेस, क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों इतना भारी है। ह्यूज जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड डाइवर्सिटी, डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सिंगल एंड सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 एंड 3 सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ एक फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है, जल्दी से गेस करिए कमेंट में। फेडरल एक यूनिटरी है, तो इट इज़ अ यूनिटरी फीचर। क्यों यूनिटरी है, क्योंकि अगर सिंगल ना होता तो डबल होता, डबल होता तो मतलब सेंटर स्टेट के पास अलग अलग होते, तो वो भाई एक फेडरल फीचर हो जाता, लेकिन ये भी यूनिटरी फीचर है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया रिवील्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस। कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एंड डेट ऑफ अडॉप्शन भी मेंशन्ड है 26 जनवरी 1949, एंड साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी 5 तरह की। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया गया था। फेडरल स्कीम, येस, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी जो एक्चुअल में कभी आ नहीं पाया था, लेकिन फेडरल स्कीम था। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर ये नहीं होगा लगता है हमें, लेकिन गवर्नर का ऑफिस, यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर सिर्फ लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अपॉइंटमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नर है ना, बाई सेंटर इन स्टेट, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जहाँ से हमने और क्या लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने लिया कनाडा से। कनाडा से हमने और क्या लिया है, कनाडा से हमने रेजिडुअरी पावर जो लाई करती है सेंटर के पास, वो हमने लिया है। हमने कनाडा से लिया है जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया गया है, अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 143, जिसके तहत तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। तो 3 वाला तो होगा नहीं, 3 वाला होगा नहीं, 3 वाला होगा नहीं, तो अपने आप ही आपका चौथा सही हो गया, 1, 2 एंड 4, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी, और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि ज़्यादातर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर भाग यहीं से लिया, रफली 40%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का कौन से पार्ट थे, तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो हम देख के आए थे। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो यार मैकडोनल्ड अवार्ड आया था जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड अवार्ड आया था 1932 में मार्च को, है ना। फिर आपको पता है वो पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, क्योंकि गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। खैर, तो 3 वाला तो होगा नहीं आपका, 3 वाला गया, ठीक है, और दूसरा वाला तो होगा ही होगा, खत्म, यानी चौथा वाला आपका सही हो गया, पहला वाला भी सही हो गया। डायरकी सिस्टम ने देखा था, प्रोविंसेस में लाया था, और पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश इसने किया था। 28 पे आते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट। यस, सेक्युलरिज्म दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेगेटिव होता है जहाँ पे स्टेट और सेक्युलरिज्म अलग अलग होते हैं, स्टेट इन्वॉल्व नहीं करता है सेक्युलर एक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, सेपरेशन नहीं है यहाँ पर। ये जो है लिखा हुआ है ना, ये नेगेटिव फॉर्म है सेक्युलरिज्म का, इंडिया में पॉजिटिव है। तो पहला गया 2 और 3 अपने आप सही हो गया। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिस टू ब्रिंग इन रिलीजियस रिफॉर्म्स। इट डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ भी डील करता है, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है। माइनॉरिटी के अगर बारे में बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 30 इज़ द राइट टू माइनॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30, क्योंकि आर्टिकल नंबर 29 वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 29 इज़ नॉट ओनली मेरली रिस्ट्रिक्टेड टू दी माइनॉरिटीज़, वो सबको अवेलेबल है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को नोट। तो सेक्युलरिज्म का इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है? रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, नो। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, यस। आर्टिकल 25 को देखें तो वो एक इंडिविजुअल को देता है, और कम्युनिटी यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को देखें तो 26 को देता है कि आप अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, उसको अपनी तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई 26 में। तो पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला होगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली। वाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अभी डिस्कस किया था इंडियन, 2 कारण है जो अम्बेडकर जी ने दिए। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, ठीक है, और अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने रिकॉग्निशन दिया? 1858 के एक्ट ने, 1861 ने, ठीक है, 1861 ने। और क्या क्या किया इसने? एक काम और किया, एंड दैट वाज टू रिस्टोर द पावर, टू रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बिकॉज हमें पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी, ये 1833 के चार्टर एक्ट तक पीक में पहुंच गया। पीक में पहुंचने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। यहाँ पर एक तरह से इन लोगों की पावर्स को, लेजिस्लेटिव पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बॉम्बे और मद्रास वालों को पूरी पावर बंगाल वाले को दे दी गई थी, बंगाल वाले गवर्नर को, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने फिर से उन लोगों की पावर को रिस्टोर करने का काम किया, पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आया, एंड प्लस ये बोला कि जो है ऑर्डिनेंस भी गवर्नर जो है ला सकता है, गवर्नर जनरल, ठीक है, या फिर वॉइस रॉय बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस की भी इसने बात कही थी, 1861 का जो एक्ट था उसने, ठीक। इंडियन काउंसिल्स ऑफ 1892 इसने बजट को डिस्कस करने की पावर दी थी, और 1853 तो अभी हम डिस्कस करके ही आ रहे हैं, जिसने किसमें एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर को अलग किया। ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज भी इसने शुरू करने का काम किया था, ठीक है। और इसमें एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कितना अब टेन्योर रहेगा, पीरियड कितना रहेगा इंडिया में, वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया था। यानी कि गवर्नमेंट के इंटेंशन साफ थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी अबॉलिश किया जा सकता है इंडिया से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? इट वॉज फुल सॉवरेन बॉडी, यस, सॉवरेन बॉडी थी, यानी कि किसी का बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। इट वुड एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, यस, उसके पास पूरी पावर थी कि कोई भी, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो इसे कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉ इसको हटा सकता है। प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइन दी असेंबली, ऐसा नहीं, इनिशियली तो ज्वाइन नहीं किया था इन लोगों ने, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जब बात समझ है कि इंडिया या पाकिस्तान किसी को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इनिशियली नहीं किया था। क्योंकि प्रिंसली स्टेट, अगर आपको याद हो, यहाँ से रूलर्स को नॉमिनेट करके भेजना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। इलेक्टेड इस सेंस में थी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबलीज थी, तो वहाँ से जो लोग हैं वो चुन के भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक। और नॉमिनेशन यहाँ से आना था, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स नॉमिनेट करके भेजेंगे। इनिशियली तो नहीं भेजा, ठीक है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो 1 और 2 ओनली ही आप ये देख लिया करिए कि भाई करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की? तो एक तो ऑर्डिनेंस वाली चीज़ मैंने आपको बताया था, वो पोर्टफोलियो सिस्टम, वो नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वॉइस रॉय काउंसिल, येस, एंड द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको तो 1858 के एक्ट से क्रिएट किया गया था। तो आंसर 1 और 2।
Consider the following statement with reference to the word secular in the Indian Constitution. The word secular was not expressly mentioned in the Constitution before the 42nd Amendment. बिल्कुल अभी हमने देखा था 42nd Amendment ने 3 वर्ड्स जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी. तो पहला तो सही है कि सेकुलर ओरिजिनली नहीं मेंशन था. The concept of secularism as embodied in the Indian Constitution provides an absolute separation of state and religion. बिल्कुल गलत है, फिर से वही सेम चीज़ है, स्टेट रिलीजन का सेपरेशन नहीं है. ठीक है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया में. With reference to the Constituent Assembly, consider the following statements. M.N. Roy was the first to put forward the idea of Constituent Assembly. बिल्कुल सही बात है कि Constituent Assembly का सबसे पहली बार, और आई होप कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो वो पहले पॉज कर करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे अपने आप से. ठीक है, तो 1934 का उन्होंने 1934 में सबसे पहले इन्होंने मांग रखी थी. 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी थी. इट वाज बेस्ड ऑन द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द वेवल प्लान. नहीं, वेवल प्लान के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, बल्कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके हिसाब से बनी थी. वेवल प्लान तो आपका 1945 में आया था और ये भेजा गया था मेनली इंडियंस का कॉपरेशन सीख करने के लिए इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, जिसमें शिमला एग्रीमेंट वगैरह होता है. तो दूसरा वाला अगर हम देखें तो दूसरा वाला ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है यहाँ से. ठीक है, एंड पहला तो सही होगा, पहला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अभी हमने देखा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय. तो गवर्नमेंट इंडिया की टेरिटरी कैसे बढ़ा सकती है? किसी यूटी को स्टेट बना के? नहीं भाई, अब दिल्ली को अगर स्टेट बना देगा तो इंडिया की टेरिटरी थोड़ी ना बढ़ जाएगी भाई, वो तो अभी भी टेरिटरी का हिस्सा है. एक्वायरिंग न्यू एरियाज, न्यू एरिया एक्वायर करोगे, ठीक है, किसी दूसरे देश से गिफ्ट में मिलेगी लैंड तो बढ़ेगी ना आपकी. ठीक है, और ये सब किसके थ्रू होगा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत. विद रेफरेंस टू द रिपब्लिकन फीचर ऑफ द पॉलिटी, consider the following statements. India became a republic in 1947 immediately after passing of the Indian Independence Act. Republican feature is borrowed from French Constitution. Head of the Indian state is directly elected by the people. ठीक है, तो हम आसान स्टेटमेंट को भी अगर पकड़ें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी. ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी लिया, रिपब्लिकन भी लिया है. अच्छा, हमने जस्टिस के प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए हैं? तो ये वाला आपका हो जाएगा सही. हेड ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है. तो तीन तो होने सरा, दो तो होके ही रहेगा. पहला देख लेते हैं. बट जस्टिस के प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिए? जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, तो ये यूएसएसआर जो भी प्रेजेंट टाइम रशिया है वहाँ से लिए. और पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया रिपब्लिक तो तब बनेगा ना जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो जाएगा. 26 जैन 1950 को हम लोग क्या बने? रिपब्लिक बने. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 and 2 ओनली. द 86th अमेंडमेंट इंसर्टेड चेंज आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 86th अमेंडमेंट ने क्या क्या किया? पार्ट 3 में हमें पता है आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. पार्ट 4 यानी कि आपका डीपीएसपी में आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया 86th अमेंडमेंट, और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A सब क्लॉज K को जोड़ा. ठीक है, तो 1, 2, 3. In the context of different forms of government, which of the following is or are correct? In the confederation, the government power lies with the independent state. Okay. In the unitary form of government, central government has the least power. भाई ये तो एकदम ही गलत है कि भाई हमें पता है यूनिटरी का मतलब ही होता है. देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो फेडरल प्रोविजन होते हैं और एक यूनिटरी प्रोविजन होते हैं. ठीक है, तो फेडरल प्रोविजन में क्या आते हैं चीज़ें? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, आर्टिकल 368 हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका इसी में आती हैं. ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट है. ये सब एक कैसे हैं? यूनिटरी फीचर है, डिनोटिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर. तो दूसरा वाला अच्छा करेक्ट ही पूछा ना. हाँ, तो दूसरा वाला अपने आप चला गया, अपने आप 1 ओनली सही हो गया. चाहे आपको भले पता नहीं था कन्फेडरल सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर ले जाएंगे. इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म लिबर्टी. आइडिया ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बिल्कुल गलत है. अभी देखा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे. लिबर्टी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल इज नेगेटिव इन नेचर. नो, इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर. लिबर्टी दी गई है, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करी गई किसी की लिबर्टी की. कोई चीज़ ऑफर जब की जाती है तो पॉजिटिव, जब कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट करी जाती है तो वो नेगेटिव होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो अभी बीच में आपको जिक्र भी किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है. इट रेफर्स विद द प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्स एंड इज लिमिटेड बाय अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ, एंड दैट फंडामेंटल लॉ इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. Now consider the following statement. The Constituent Assembly adopted elephant as its seal. तो elephant को एज अ सील अडॉप्ट किया गया है यहाँ पर. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है.
ठीक है, काइंड ऑफ सिंबल अडॉप्ट किया गया। बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। और डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस। अगर आपको याद हो, इंडियन साइंस ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये बना था 1907 में, 1907 में। अब रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था इसको, और उसी के पढ़े हुए हैं ये कौन, मतलब ये जो नंदलाल बोस जी हैं। तो तीनों यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ तो आंसर क्या दोगे? लिखो जरा कमेंट में, बताता हूँ अभी, लेकिन कमेंट में लिखो ज़रूर। चीफ ड्राफ्ट्समैन मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने सही आंसर दिया। चीफ ड्राफ्ट्समैन है आपके एस.एन. मुखर्जी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज दी टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आई थिंक रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, 43 वाला, क्योंकि हम देख चुके हैं टेरिटरी कैसे बढ़ती है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लीड टू, तो चार्टर ऑफ 1833 जिसको कि हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहले तो आप क्या किया करो, जब भी इस तरह का मतलब आया करे क्वेश्चन जहाँ पर एक्ट से रिलेटेड हो, तो आप पहले खुद से रिकॉल किया करो यार कि मुझे कौन कौन से प्रोविज़न है। जैसे अभी तो वो करना ही है जब आप अभी प्रिपरेशन फेज़ में हो, रियल एग्ज़ाम में भी जब बैठे हो ना, तो भी मेरे हिसाब से ये चीज़ कर लेनी चाहिए। क्यों? ये फ़ायदा इस सेंस में कर जाती है, कई बार हमें लगता है हाँ हाँ ये भी तो था, हाँ ये भी तो था। जैसे मैं बोल दूँ 1833 में था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको लिमिट कर दिया था। ठीक है, एक्सेप्ट इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। आपको लगा हाँ यार कर दिया था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 1813 में किया गया था। 1833 ने तो पूरी तरह से लिमिट कर दिया था, इन दो एक्सेप्शंस को भी खत्म कर दिया था, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी को। यानी प्योरली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के छोड़ा था, कमर्शियल फंक्शंस को खत्म कर दिए थे। तो ये कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इट लेड टू द डेप्रीवेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे आके पीक में पहुंच गई, बिकॉज यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था बताओ? फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बॉडी ऑफ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, गलत है। ये काम तो किया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने, जिसने कि पहले तो देखो कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता ही था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था, जो कि क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक चीज़ों को देखने का काम करेंगे। क्लियर है? और इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल 1833 ने, सॉरी ओके 1833 तो है, तो ये गलत है। 1853 ने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। 1833 ट्राइड टू ओपन, इसने ट्राई किया था, ओपन हुआ नहीं था इससे बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। रूल ऑफ लॉ, रूल बाई लॉ में क्या डिफरेंस है? तो रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। इज द कंट्रोल ऑफ द अनलिमिटेड सुप्रीम लॉ मेकिंग, ये होता है रूल बाई लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ओके। रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर। यस, रूल ऑफ लॉ एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई जिससे कि सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो गया, उसको लिमिट किया जा रहा है। रूल बाई लॉ ये वही रूल ऑफ लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रूल बाई लॉ उस लॉ मेकिंग अथॉरिटी को पावर दे रहा है। अभी समझ रहे हैं आप? दोनों सही हैं। बोथ रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाई लॉ कैन एम्बॉडी ओनली एथिकल लॉज। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एथिकल लॉज को एम्बॉडी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज और आर रिलेटेड टू द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था कि पार्ट 4A मतलब ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। 2 अमेंडमेंट हुए थे, इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी और इससे 11वें नंबर की हुई थी, 11th। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ना यहाँ पर रेड लिखी हुई है और यहाँ पे उसका ग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यों वारंटो का मतलब क्या होता है? क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? जब कोई इलीगल तरीके से ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। सर्श्योरी का मतलब है एक्सेस जुरिसडिक्शन, तो इसने यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस कर दिया है। क्यों वारंटो का मतलब होता है व्हाट, अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, और सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। टू बी सर्टिफाइड ऑफ। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। और मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड
और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? वी फॉरबिड। तो हेबियस कॉर्पस तो वही होता है कि जब किसी का अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन हो जाता है तो वो हेबियस कॉर्पस। और अगर आपको याद हो रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, इट सीक टू अबॉलिश दी हेबियस कॉर्पस करेटी बैंडमस। जब कोई मैंडेटरी काम ना कर रहा हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मैंडेटरी काम ना कर रहा हो तो उस केस में इसको इशू किया जा सकता है। जैसे हेबियस कॉर्पस को कब नहीं इशू किया सकता है? प्रेसिडेंट इन सब के खिलाफ इशू नहीं किया सकता है। व्हेन दी ऑर्डर इज बाय अ कंटेम्प्ट कंपीटेंट कोर्ट, व्हेन देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सारे केसेस में हेबियस कॉर्पस को, जहाँ पर जो डिटेंशन है वो लॉफुल तरीके से किया गया, वहाँ पर हेबियस कॉर्पस नहीं चलेगा। ऐसे मैंडमस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके खिलाफ नहीं चलेगा। प्लस जहाँ पर काम वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे नहीं चलेगा। प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं चलेगा ये, ठीक है। प्रोहिबिशन और सर्शरी में क्या अंतर होता है? प्रोहिबिशन में सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाने से मतलब मना कर देता है, ठीक है। और सर्शरी में क्या है कि जो लोअर कोर्ट है, फिर इन्फीरियर कोर्ट है, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के उसने कोई डिसीजन पास कर दिया, कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर दिया, उसको क्वैश करने का काम, नलीफाई करने का काम, उसको अपने अंडर में लेने का काम सर्शरी रिट का है। जैसे कि आपने अभी वो देखा था ईशा केस वाला, जो सदगुरु है ना, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने बोला कि जाके पुलिस को भेजा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आते हुए बोला कि भाई पुलिस पहले तो हट जाए वहाँ से और ये केस को हम अपने अंडर में लेते हैं। तो इस तरह से वो पूरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 2 पेयर सही हैं, तीसरा और चौथे वाले। 48 with reference to the consider the following statement with respect to the fundamental duty were inspired to the constitution of the USA। बिल्कुल नहीं। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? तो यूएसए से तो हमने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिए हैं, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं फंडामेंटल राइट को। यहाँ से हमने जुडिशियल रिव्यू को लिया है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ये चीज़ हमने यूएसए से नहीं ली है, बिकॉज यूएसए में जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है, सेगमेंटेड है वहाँ पे। यूएसए से अगर बात करेंगे तो और हमने क्या चीज़ लिया है यूएसए से, और क्या लिया? राइट होगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, प्लस हमने प्रियम्बल भी यहाँ से बोरो किया है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रही बात, तो ये रशिया से ली है हमने। तो पहला अलग गलत हो जाएगा। दे कैन एनफोर्स्ड बाई अ लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, येस। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर एनफोर्सेबल थ्रू अ लॉ। मतलब कि ये पार्लियामेंट, जैसे अभी मैंने आपको कोट किया था ना नेशनल ऑनर्स एक्ट, उसके तहत एनफोर्स कर दिया ना उसने पहले डीपीएसपी को कि अब अगर तुमने नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। यूएपीए मैंने कोट किया, मैंने आरपीए कोट किया, मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोट किया। ये सब क्या है? ये लॉ के थ्रू पार्लियामेंट बोल रहा है कि अब अगर तुमने ये फंडामेंटल ड्यूटी का वॉयलेशन किया इनडायरेक्टली, ठीक है, तो जो है आपको सजा मिलेगी। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वन सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है एंड दैट इज 86th अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से जुड़ने के बाद सिर्फ एक ही बार तो हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। 49 लास्ट के 2 क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो क्या है राइट टू प्रोटेस्ट का बेसिस? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है ये, ठीक है। 19(1)(b) क्या देता है? ये राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स देता है ये, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये भी आपका सही होगा। आर्टिकल जो 15 है ये तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ये कोई प्रोटेस्ट वगैरह की पावर नहीं देता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ or an alien acquiring Indian citizenship by naturalization continues to hold citizenship on his or her parent country। आप खुद सोचिए, पहला का तो चलो मान लो कि आपको नहीं पता, दूसरा तो आपको सबको ही पता है ना कि भाई इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, और ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो हमने वहीं से बोरो किया है जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इन सब चीज़ों को बोरो किया है। बताओ कहाँ से बोरो किया है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप दूसरे कंट्री की तो सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ। बिल्कुल सही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडिया में जन्म हो जाएगा तो इंडिया का नागरिक बन सकता है। ये सिटीजनशिप की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या दिए हुए हैं? प्रोविजन दिए हुए हैं सिटीजनशिप के, ठीक है। एंड इट इज़ दी वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन पॉलिटी, उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके भाई कितने मार्क्स आए, हाउ मैनी मार्क्स यू अचीव्ड आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 में से आपके 50 क्वेश्चन में से
कितने मार्क्स आए आप कमेंट बताइएगा। और क्या आपको इस तरह के जो पीटीएस हमारी टेस्ट सीरीज़ है सीडीएस के लिए, उसके क्या इस तरह के सोल्यूशंस और आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जैसा आप लोग होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग। ऑलराइट, थैंक यू।